welcome back to Cosmic Wisdom with Seven. एंड हम आज स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर जयेश रामावत जी का। वेलकम बैक सर। पहला क्वेश्चन मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। आपके नाम के पहले डॉक्टर लगा हुआ है, तो इसकी कहानी थोड़ा सा जानना चाहूंगा। डॉक्टर बेसिकली ये है, आई एम नॉट डॉक्टर फ्रॉम मेडिकल फील्ड, बट मैंने ऑकल्ट में न्यूमरोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने पीएचडी की, तो इसलिए मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। तो यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि न्यूमरोलॉजी में जो पीएचडी आपने की है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्या बैकग्राउंड आपका रहा, अभी तक का क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है आपका? देखिए, इसमें क्या होता है, दो चीजों का क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो अगर पीएचडी करना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको ऑकल्ट फील्ड के अंदर कम से कम मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं फ्रॉम द ईयर 2005-6 से मैं वास्तु प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी डिग्रीज वास्तु की, वास्तु शास्त्राचार्य था मैं उस समय 2006 में, वहां से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो मेरा सबसे बड़ा बैकग्राउंड तो यही रहा। एंड उसके बाद में मैं 8 साल से न्यूमरोलॉजी कर रहा था प्रैक्टिस। तो उस चक्कर में मैंने फिर आगे अपना बैकग्राउंड का यूज करके फिर बाद में एडमिशन लिया, एंड आई थिंक 2023 एंड में मुझे ये डिग्री अवार्ड हुई थी। 2021 से मैंने स्टार्ट किया था जी। और ये कहाँ से आपने कोर्स किया, कहाँ से ये पीएचडी का कोर्स प्रोवाइड होता है फॉर न्यूमरोलॉजी? और एक और क्वेश्चन कि क्या सिर्फ न्यूमरोलॉजी के लिए है, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, या और भी कई सारी मॉडलिटीज हैं, आप किस किस फील्ड में पीएचडी कर सकते हैं? ऑकल्ट में आप जनरली जो लोग पीएचडी करते हैं और जो कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में होती है, न्यूमरोलॉजी में होती है, आप पामिस्ट्री में कर सकते हो, आप वास्तु में कर सकते हो। बेसिकली हर वो टॉपिक जहां पर आप रिसर्च कर सकते हो, यू कैन डू अ पीएचडी। एंड हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको पीएचडी अवार्ड करते हैं। तो मैंने जो किया था, मैंने राजस्थान से किया हुआ है, महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैंने वहां से किया हुआ है। यहाँ पर ही एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन भी है कि मैंने भी देखा है कि इग्नू है, इग्नू पर भी इस तरह के कोर्सेज हैं जहाँ पर बैचलर्स है आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जहाँ पर कुंडली पूरा आपको सिखाया जाता है। तो काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, और आज की इस वीडियो में काफी डीप नॉलेज हम आपसे लेने वाले हैं। तो जरूर। स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है कि आपने पीएचडी किया है न्यूमरोलॉजी में, तो सबसे पहला क्वेश्चन जी। यहाँ शुरू करता हूँ कि न्यूमरोलॉजी है क्या, किस तरह से काम करती है, और ये कहाँ से आई है? न्यूमरोलॉजी सबसे पहले तो है क्या? न्यूमरोलॉजी का मतलब यही होता है कि ये एक विज्ञान है जो अंकों पर है। हम हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसको हम अंकशास्त्र बोलते हैं। अंकशास्त्र, न्यूमरोलॉजी। बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है वो तो आदिकाल से चली आ रही है। ऋषि मुनियों ने जो इसके अंदर लिखा हुआ है, सारा प्रेडिक्शंस के तरीके, सारी राइटअप्स लिखे हुए हैं, तो ये आदिकाल से चला आ रहा है। इसी की ब्रांचेस है सारी। वास्तु भी अगर देखेंगे तो वहीं से निकल के आया है, हस्तरेखा भी वहीं से निकल के आई है, और आपकी अंक ज्योतिष भी वहीं से निकल कर आया है। सारी चीजें वो एक पेड़ है जिसमें सारी ब्रांचेस है। तो इंडिया में अगर हम देखेंगे तो अंक ज्योतिष वहां से आया हुआ है। बट अंक ज्योतिष बाहर भी बहुत प्रैक्टिस हुआ था, आज से 5, 5.5, 6 हजार साल पहले। मेसोपोटामिया में अब देखेंगे तो वहां पर के लोग जो थे, उन लोगों ने भी अंकों के ऊपर बहुत गहन अभ्यास किया हुआ है। और पाइथागोरस अपने नाम सुना होगा, जिनके नाम से पाइथागोरस थियरम है। तो पाइथागोरस भी एक बहुत अच्छे अंक शास्त्री थे, अंक ज्योतिषी नहीं थे, बट ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। उन्होंने भी अल्फाबेट्स, नंबर्स को लिंक किया है। ऐसे बहुत से काम बाहर भी हुए हैं। तो हम अपने वैदिक तरीके से भी देखते हैं एस्ट्रोलॉजी को, सॉरी न्यूमरोलॉजी को। और हम अपने जो ये एशियन कॉन्टिनेंट है, एशियन सब कॉन्टिनेंट में हम चाइल्डियन मेथड से देखते हैं। ये एक मेथड है जो मेसोपोटामिया के साइड से आया हुआ है। हम उसका जो अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है पाइथागोरन सिस्टम से। और सिस्टम्स में फर्क है, अलग अलग स्कूल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी है सारी है। जैसे चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी होती है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से निकल के आई है वो भी। ऐसे कई कई जगह की है न्यूमरोलॉजी। तो ये है बेसिक उसके बारे में। बिल्कुल। और काफी व्यूअर्स को काफी इंटरेस्टिंग और काफी इन डेप्थ नॉलेज यहाँ मिलेगी।
क्योंकि मैं भी एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ एंड हमारे साथ जयेश जी हैं जो कि खुद डॉक्टरेट की है न्यूमरोलॉजी में, काफी रिसर्च आपने की है। तो स्टार्ट जी। मैं यहाँ से करूंगा कि किस तरह की रिसर्च आपने की है अभी तक न्यूमरोलॉजी में। नहीं, मैंने जो किया था, मेरा टॉपिक था इफेक्ट ऑफ कलर्स। मैंने रंगों के ऊपर किया था, इफेक्ट ऑफ कलर्स ऑन ह्यूमंस, ये मेरे टॉपिक था। तो मैंने बेसिकली रंगों के ऊपर ही किया है कि कौन से अंक और रंग ये किस तरह से इसका इफेक्ट आता है, रंगों का भी इफेक्ट इंसानों पर किस तरह से होता है। बिल्कुल वो मेरा टॉपिक था। बिल्कुल। जी। जैसा कि हम ये समझते हैं कि अगर किसी ग्रीन कलर की बात करें, तो जब ग्रीन कलर की बात करते हैं तो वो पर्सन कम्युनिकेशन स्किल्स काफी दर्शाता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, राइट। राइट। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी की हमारी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि एक आम आदमी के लिए न्यूमरोलॉजी किस तरह से काम करता है, क्या भूमिका है न्यूमरोलॉजी की, आम ज्योतिष की क्या भूमिका यहाँ पर आएगी। देखिए, भूमिका ऐसी है न्यूमरोलॉजी की कि एक आम व्यक्ति को, पहले तो हम ये समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज है, जो मैंने बताया कि ये अंक शास्त्र है। हम इसमें 1 से 9 अंक तक काम करते हैं, और अल्फाबेट्स में A to Z जो हमारे इंग्लिश वर्णमाला के 26 अल्फाबेट है उस पर काम करते हैं, बराबर। ये दो ही चीज है। एक आम व्यक्ति के पास भी ये दो चीजें उसकी लाइफ टाइम जुड़ी हुई है। जब वो एक उसका जन्म होता है तो वो तारीख होती है, जब उसका नक्षत्रों के हिसाब से नाम रखा जाता है तो वो उसके अल्फाबेट्स जुड़ जाते हैं, और लाइफ लॉन्ग अंत समय तक ये इसके साथ जुड़े रहते हैं। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि अगर थोड़ा भी ज्ञान हमें है या हम किसी से वो ज्ञान लेते हैं, तो हमारे अपने अंकों के हिसाब से, जन्म तारीख के हिसाब से हमारे लकी अंक कौन से होते हैं, हमारे फेवरेबल कलर्स कौन से होते हैं, हमारे लिए तारीख कौन सी अच्छी होती है, हमारे लिए वार कौन से अच्छे होते हैं, हमारे लिए कौन सा साल अच्छा होगा, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें अंकों के अंदर छिपी हुई है। क्योंकि अंक जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है प्लैनेट से। तो यहाँ पर आके लोगों को ये बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। अगर कोई काम करना ही है तो क्यों ना अच्छे समय पर किया जाए, जिससे उसके फेवरेबल रिजल्ट्स हमें मिले। हम क्यों बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी कर लें। तो अगर ऐसा कुछ नॉलेज हमारे हाथ में है तो उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अच्छा, जो सिंपल चीजें हैं कि आपको सिर्फ आपके लकी नंबर्स जानने हैं, तो वो बहुत इतना सिंपल तरीका होता है कि एक आम व्यक्ति को कोई न्यूमरोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। छोटा सा ज्ञान ले लिया कि कैसे अपने लकी नंबर्स देखने हैं। बेसिक कोर नंबर्स जो होते हैं, 2 नंबर अगर आपने देख लिए, बाकी तो छोड़ देते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट है। 2 नंबर्स भी आपने देख लिए तो आप एक आम आदमी जो है वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में सर्टन पॉइंट्स जो आते हैं जहां पर उसको डेट्स की या नंबर्स की बहुत आवश्यकता होती है, तो उसके हिसाब से वो ले सकता है। एग्जाम्पल, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आज का सबसे कॉमन चीज क्या है लोगों के पास, घर लेना, गाड़ी लेना और मोबाइल लेना, बराबर। ये तीनों में सब जगह नंबर्स ही आते हैं। मोबाइल में तो पूरे 10 डिजिट नंबर्स हैं, आपके व्हीकल के अंदर नंबर्स हैं। तो ये एक आम आदमी अपने हिसाब से देख सकता है कि भाई मेरे मुझे 2 नंबर से अच्छा लगेगा, या मुझे 4 नंबर सूट करेगा, या 9 नंबर करेगा। उसके अकॉर्डिंगली वो अपने हिसाब से अपनी लकी व्हीकल या लकी घर या जो भी है वो ले सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई गाड़ी परचेज करनी है, मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है और मुझे ये जी। पता है कि मेरा ये पर्टिकुलर लकी नंबर है, फॉर एग्जांपल 5 मेरा लकी नंबर है, तो मैं जो भी जी। गाड़ी ले रहा हूँ वो इस तरह से लूँ जो मेरे 5 नंबर से अलाइन हो जाए। इसी तरह से चाहे यस। मैं अपना मोबाइल नंबर ले रहा हूँ तो मोबाइल नंबर किस तरह का लूँ जो मेरी एनर्जी से अलाइन हो जाए। और इस यस। सब की स्टडी को हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, मोबाइल नंबर की स्टडी को हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहते हैं, और जो इंसान का नाम होता है उस नाम की स्टडी को हम नेम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। राइट। तो आपसे स्टार्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में कि 1 से 9 नंबर तक के अंक होते हैं, इनके बारे में हमको पता है। जनरल फीचर्स में बता दूं तो सबसे पहले तो हम जो ये नंबर्स होते हैं 1 से 9 तक, इनको हम अलाइन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट्स के साथ, कि एक नंबर के व्यक्ति के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कैसे होंगे। तो वो कैसे समझाएंगे, तो हम समझाते हैं कि एक नंबर जो है वो रूल करता है सूर्य को, या सूर्य रूल करता है 1 नंबर। तो 1 नंबर वाला व्यक्ति जो होगा, जिसका मूलांक या भाग्यांक 1 होगा, उसमें जो क्वालिटीज देखी जाएगी या अभी तक के रिसर्च में जो देखी गई है,
वो सूर्य से रिलेटेड होगी। वो थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा उसका, उसमें गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी का इन सेंस हाई टेम्परामेंट वाला हो सकता है, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, का हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हाई बीपी हो सकता है। ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इस तरह से देखते हैं। 2 नंबर का एग्जांपल दो तो 2 नंबर चंद्रमा का है, तो शांत रहेगा स्वभाव में थोड़ा सा, और सोच समझ के काम करेगा, बट एट टाइम्स वोलेटाइल दिमाग हो जाता है, वो फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड होने लग जाता है, ये करना है या वो करना है, डिसिसिव पावर्स उससे कम हो जाते हैं। तो ये होता है, इस तरह के जो लोग होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं चंद्रमा का इफेक्ट इन पर है, या फिर इनका रूलिंग प्लान नंबर जो है वो बाबूला भाग्यांक जो भी है वो दो, कहीं ना कहीं दो आ रहा है उसके अंदर। 3 नंबर है गुरु का है, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति की सुधारता है, इन चीजों में देखा जाता है बेसिकली गुरु को। तो जिसका 3 नंबर है वो स्वाभाविक तौर पे हम देख सकते हैं कि उसके अंदर ये गुण अगर है तो ये 3 नंबर या जुपिटर से, गुरु ग्रह से उसका रिलेशन है। इसी तरह से 4 नंबर राहु का है, 5 नंबर आपका बुध का है, बैलेंसर नंबर है, हम न्यूमरोलॉजी में उसको मेन बैलेंसर नंबर बोलते हैं 5 नंबर को, विजडम का नंबर कहलाता है वो। 6 नंबर है वो शुक्र का, वीनस का नंबर है। 7 नंबर आपका केतु का नंबर है, जो आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट देता है, रेगुलर वर्क से डिटैचमेंट देता है, घरेलू लाइफ से भी कभी कभार डिटैच करता है, आध्यात्म की तरफ ले जाता है। ये कहा जाता है कि 40-45 की एज के बाद उस व्यक्ति को थोड़ी सी ऐसी नॉलेज आ जाती है, उसको समझ आती है कि भाई मैंने तो ये सारी चीजें देख ली है, मुझे पता है कि इसका अंत क्या है, तो मुझे अपने लाइफ की उसी पाथ पर आगे बढ़ना है। ये 7 नंबर करता है। 8 नंबर जो है वो शनि का है, आपको बहुत तकलीफ देगा, बट वो तकलीफ से आपको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देगा, अगर आपने अपनी लाइफ में अच्छा काम किया है उसके रिजल्ट्स देगा। जजमेंटल प्लेनेट है वो, मेहनती प्लेनेट है, थोड़ा सा लेजी है बिकॉज सबसे ज्यादा समय वही लगाता है, 30 ईयर्स का समय लगाता है वो एक रेवोल्यूशन में। तो ये 8 नंबर हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सूर्य के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत हद तक वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 9 नंबर में होते हैं। 9 नंबर मंगल का है, मार्स का, तो वो भी एक फेयरी प्लेनेट है, हॉट प्लेनेट है, टेम्परामेंट हॉट रहता है, बट 1 और 9 में ये डिफरेंस है, 1 नंबर एरोगेंट ज्यादा रहेगा, तो 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन ज्यादा रहेगा, देने की आदत रहती है 9 नंबर में। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है 1 से 9 तक, बाकी हम इसमें डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हो जाते हैं, बट ये बेसिक चीजें हैं इस तरह से। और जब हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं, चाहे हम ज्योतिष की बात करते हैं, तो एक क्रिटिसिज्म निकल के आता है कि ये साइंटिफिक नहीं है, ये सारी जो स्टडी है इसके पीछे कुछ भी साइंस नहीं है। तो क्या आप इस तरह बराबर। के तर्क से सहमत हैं या आप इसका खंडन करते हैं? देखिए इसमें दोनों चीजें सही है, ये व्यक्ति का पर्सपेक्टिव है कि वो उसको देखता कैसे है। अगर मैंने प्रॉपर पढ़ाई की है टीचर्स के थ्रू या किसी ऐसी जगह से जहां से मुझे प्रॉपर तरीके से सिखाया गया है कि इट इज अ साइंस, तो मैं हमेशा उसको साइंस और कैलकुलेटिव साइंस ही मानूंगा। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी इज टोटल मैथमेटिक्स। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, आप उसके कैलकुलेशंस प्रॉपर कर सकते हैं, देन यू कैन प्रेडिक्ट। न्यूमरोलॉजी क्या है, अगेन इट इज अ साइंस ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, वो भी साइंटिफिक है। लेकिन मार्केट में ये देखा गया है बहुत से लोग, मतलब क्या होता है, जानकारी रहती नहीं, जानकारी का अभाव रहता है, कुछ किताबें ले ली, उसमें जो लिखा है पढ़ लिया, अब पता नहीं उनके हाथ कौन सी किताब लगती है, तो जितना उन्होंने वहां से देख लिया और चालू कर दिया, तो उसमें उनके प्रेडिक्शंस गलत होते हैं, रीडिंग गलत होती है, और उसको वो एक सिर्फ और सिर्फ एक गोंदूगिरी वाला और पैसे कमाने का जरिया बना लेते हैं। तो आपके 100 लोगों में से कम 80-85 लोग तो लगभग ऐसे मिल ही जाएंगे। तो इसलिए लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अंधविश्वास जो फैलता है वो यही कारण है फैलने का, कि गलत गलत प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं, गलत तरीके से बताया जाता है, इसके कारण ये एक्चुअली इट इज अ साइंस। बट पहले क्या था, पहले हमारे तरीके के, आज के तरीके के साइंस वाले सब्जेक्ट से ऐसे कुछ तो होते नहीं थे, तो लोगों को वो आध्यात्म से जोड़ के सिखाया गया है। आज हम साइंस को समझते हैं तो हमें साइंटिफिक तरीके से सिखाया जाता है। तो ये इट इज अ बेसिक डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, आदमी समझता कैसे, उस चीज को लेता कैसे है, बस वो फर्क है इसमें। नजरिए का अंतर है। अगर आपका नजरिया इसको साइंस की तरह देखता है तो आप इसको साइंस की तरह समझने लगेंगे।
साथ ही मैं यहाँ यस। पर मानता हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिकली इसको अप्लाई किया है, अगर कोई भी पर्सन कहता है कि इन विषयों के पीछे चाहे एस्ट्रोलॉजी है चाहे न्यूमरोलॉजी है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, तो वहाँ सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो है कि आप इस चीज को जानते हैं, ये इस चीज को मानते हैं। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग इस चीज को सिर्फ मान लेते हैं, कि हमारा एक यस। अजम्पशन है कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ साइंस। वहीं अगर वो इस जर्नी को थोड़ा सा डीप में लेके जाए और जानने की कोशिश करें कि किस तरह से ये वर्क करता है और आखिर क्यों इसको साइंस कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होगा फ्रॉम आर्ट, फ्रॉम कि ये साइंस नहीं है से बदल कर ये लोग इस तरफ आने लगेंगे जहाँ वो मानेंगे कि ये वाकई में एक साइंस है। इसको करेक्ट। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आपने कहा कि व्यक्ति का मूलांक जो भी है उससे हम उसको यूज करते हैं, उससे पता चलता है कि उसका नेचर कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। क्या हम जी। किसी भी पर्सन का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू? आपका क्या कहना है? जी, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि दो चीजें, एक तो मूलांक और भाग्यांक। वापिस मैं शुरू के पॉइंट पे आऊंगा। मूलांक भाग्यांक जो ये नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ हमारी ऐसी है जो जन्म से लेके मृत्यु तक उसमें कोई आप ऑल्ट्रेशन कर नहीं सकते। ठीक है, ये विधि का विधान है कि ये समय है और ये जन्म दिन है तो ये है। अब इसके जो मूलांक और भाग्यांक का सिद्धांत है, तो वो इन्हीं में से नंबर्स निकल के आते हैं और हम इसके हिसाब से ही आगे प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्शन बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि आदमी के जो व्यक्तित्व है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे है, बीमारी होने के चांसेस कौन से हैं, शरीर का कौन सा अंग खराब हो सकता है, बिकॉज अगेन वो सारी चीजें रिलेटेड टू प्लैनेट्स। दूसरा, हम इसके अंदर ये देख सकते हैं सारे कॉम्बिनेशंस के आधार पर कि अगर आपके पास फलाने कोई ये नंबर्स की जो सीक्वेंस है वो मौजूद है तो आपको ऐसा होगा। अगर आपके पास समझिए ये चीज नहीं है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपके पास 6 नंबर की कमी है, 6 नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं 6 नंबर किस कैरेक्टरिस्टिक्स को या किस प्लेनेट को डिफाइन कर रहा है। अगर 6 नंबर आपका फैमिली का नंबर डिफाइन करता है क्योंकि वो शुक्र से रिलेटेड है, आप शादीशुदा है, तो पहली चीज तो आपकी शादी में अड़चने बहुत आएगी। ये भी हो सकता है शादी होने के बाद भी तकलीफ आ सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर शादी हो गई तकलीफ नहीं आई तो आगे फैमिली के अंदर आप बहुत ज्यादा तकलीफ में आ सकते हैं। तकलीफ इन द सेंस परेशानियां, थोड़ा चिंताएं बहुत बढ़ सकती है फैमिली को लेकर। क्यों? क्योंकि ये सब चीजों को संभालने के लिए जो वीनस है, शुक्र है, उसकी मौजूदगी आपके पास नहीं है। तो इस तरह से हम नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को देख के, उनकी सीक्वेंसेस को देख के, कैलकुलेटिव पार्ट रहता है उनका, कैलकुलेशंस करके हम ये देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में आने वाले समय में कौन सी तकलीफें आने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि ये होगा तो ये होगा ही होगा, हमने कुछ बोल दिया कि ऐसा ही होने वाला, ऐसा नहीं है। हम इसको स्टडी करते हैं कि कौन से प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज्यादा है, तो इस हम तरह से प्रेडिक्शन होते हैं। बिल्कुल हम अंक जोसेफ की हेल्प से ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटीज कितनी है। जब हम यस। इस तरह से इसको समझते हैं तो ये आज के अगर मॉडर्न कंसेप्ट में बोले तो एक सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स। हम कहीं ना कहीं उस स्टैटिस्टिक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक ये चीजें इस तरह से हुई है, और अगर किसी पर्सन की इस तरह की डेट ऑफ बर्थ है तो उसके साथ में ये पर्टिकुलर चीजें हो सकती है। यस। इसको अगर एग्जाम्पल से समझें तो ऐसे ले सकते हैं आप कि जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 3 तारीख है और वो जुपिटर से ड्यूस हो रहा है, बृहस्पति से ड्यूस हो रहा है। तो जब बृहस्पति को एज अ प्लेनेट देखा जाता है तो वो प्लेनेट है विजडम का, वो प्लेनेट है नॉलेज का, एक गुरु का प्लेनेट है। तो आप ये जी। महसूस कर पाएंगे कि जो भी व्यक्ति 3 तारीख को पैदा हो रहा है वो एक अच्छा मेंटर है, वो एक अच्छा गाइड है, लोगों को एक अच्छी सीख वो दे पाता है। इस तरह से हम इसको रिलेट कर करेक्ट। सकते हैं। और जब हम इसको और डीप में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम प्रेडिक्शन भी इसके बारे में कर सकते हैं। आपने अभी कहा कि मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं जहाँ पे लोग लेकर के उसको पढ़ते हैं और कुछ भी कुछ प्रेडिक्शन भी करने लगते हैं और इस नॉलेज को यहाँ से खराब करने लगते हैं। तो क्या आप कुछ बुक सजेस्ट करेंगे कि किस तरह की बुक व्यूअर्स को पढ़ना चाहिए न्यूमरोलॉजी में एक सही और ऑन द स्पॉट ऑन द ब्रीफ नॉलेज लेने के लिए? सबसे पहली चीज तो मैं थोड़ा सा आपको ये बोलना चाहूंगा कि लोग बुक्स लेके पढ़ के
अपना नॉलेज खराब नहीं करते हैं लोग। ऐसी बुक्स लेते हैं या कोई चीप बुक्स मिलती होगी वो ले लेंगे या कुछ करेंगे। ऑथेंटिक राइटर्स की बुक्स बहुत है मार्केट के अंदर। थोड़ा सा अगर हम सर्च करेंगे तो अपने आप पता पड़ता है। अच्छा, बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर समय के पहले की लिखी हुई है। जैसे कोई 40-50 साल पहले लिखी होगी, कुछ और लिखी होगी। बिकॉज मेरा ये प्लेटफॉर्म पे किसी के बुक्स को नाम लेके बताना भी ठीक नहीं रहेगा। बट बहुत से ऐसे राइटर्स मिलेंगे आपको जिनका बहुत ऑथेंटिक मटेरियल है। वो आप आराम से आपको बुक स्टोर्स पे मिल जाती है। या इस टाइप के ऐसे सेलर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑकल्ट की ही बुक्स बेचते हैं। वो आपको बराबर गाइड भी करते हैं कि आप ये राइटर की मत लो, इफ यू आर अ बिगिनर आप ये नहीं ये वाली लो, ये आपको समझने में आसान होगी। उसके बाद सेकंड स्टेज पे आप ऐसी वाली किताब लो। ऐसे बहुत से लोग गाइड भी करते हैं। ऐसे ही अभी एक हमारे परिचित हैं, एस्ट्रो बुक्स करके है, दिल्ली के ही हैं, संजीव शर्मा जी। मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज वो बहुत हेल्प करते हैं, इस चीज में बताते हैं, उसका इंडेक्सेस भेजते हैं, क्लियर बताते हैं इसमें ये चीजें आएगी, यही सीखो, आप यहाँ से शुरुआत करो। तो ये ऐसी बहुत सी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। और आप गूगल वगैरह पे भी ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे कुछ अच्छे पुराने राइटर्स की किताबें। बाहर विदेशी राइटर्स की भी बहुत किताबें आती हैं। अब अभी मैंने देखा है कि जनरली कीरो की बुक ऑफ नंबर्स, कीरो बुक ऑफ नंबर्स ये सबसे कॉमन है। किसी को आप न्यूमरोलॉजी पूछेंगे वो बोलेगा कीरो की बुक आती है। तो कीरो की बुक आती है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। बट वो बेसिक्स है, वहां से आपको स्टार्ट करना है। जब आपकी प्रोफिशिएंसी करनी है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, मतलब उसके भी जो स्कूल्स होते हैं, पाइथागोरन हो गया, कबाला हो गया है, या फिर आपका वैदिक हो गया है, आपको किस में आगे बढ़ना है, फिर आप उससे रिलेटेड बुक्स लो। बिकॉज न्यूमरोलॉजी की बुक्स जो आती हैं वो चाइल्डियन मेथड की रहेगी तो उसमें पाइथागोरन नहीं रहेगा। पाइथागोरन की आएगी तो वो प्योर पाइथागोरन की रहेगी, कबाला की रहेगी तो पूरी कबाला की रहेगी। तो वहां फिर आपको देखना है कि आपको न्यूमरोलॉजी के किस स्कूल की तरफ डाइवर्ट होना है। ठीक है ना, तो वो बेसिक आना जरूरी है। और मार्केट में थोड़ा बुक्स खरीदने के पहले रिसर्च करना जरूरी है थोड़ा सा कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। और नॉलेज अगर हम देखें तो हर जगह पर है। और ये फील्ड चाहे ज्योतिष है चाहे अज्योतिष है, ये ऑब्जर्वेशन का प्लेनेट है। आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को और तब जाकर आप चीजों को समझने लगते हैं। जब हम बात करते हैं ऑब्जर्व की, जी। तो हम जो भी अंकों की बात कर रहे हैं हमने उसको रिलेट किया है प्लेनेट के साथ। और प्लेनेट को सबसे ज्यादा डीप में ऑब्जर्व करता है नासा। तो अगर आपको अंक ज्योतिष के बारे में या फिर ज्योतिष के बारे में और डीप में समझना है, तो आप अपने इंट्यूशन को यूज करें। और नासा की वेबसाइट पर जाकर के जब आप उस प्लेनेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपको काफी डीप में नॉलेज मिलती है कि इस प्लेनेट के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या नेचर है। और उन चीजों को आप यूज करते हैं अपने एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज में, उसकी प्रोडिक्शन में, न्यूमरोलॉजी की नॉलेज में, उसकी प्रोडिक्शन में। जयेश जी, आपसे शुरू करते हैं हम डिस्कशन को। और जानते हैं कि आखिर बर्थ नंबर या फिर जो मूलांक है ये क्या होता है और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, देखिए बर्थ नंबर का मतलब ये होता है, आपकी एक जो बर्थ डेट होती है उसमें क्या 3 पार्ट होते हैं, डेट, मंथ और ईयर। तो जब हम बर्थ नंबर की बात करते हैं या मूलांक की बात करते हैं, मूलांक का मतलब क्या होता है, मूल अंक, जो सबसे पहला अंक था। मूल अंक जो है, बेस नंबर जो होता है वो वही होता है। उसका कैलकुलेशन कैसे होता है कि जो आपकी डेट है, समझो किसी की डेट है 21/1/1990, तो जो शुरुआत में जो तारीख है 21, हमें इसे लेना है कैलकुलेट करने के लिए। और न्यूमरोलॉजी में ऐसा है कि आप जब भी कैलकुलेशन करते हैं किसी चीज का, आपको हमेशा प्लस करते करते एक सिंगल नंबर पे आना पड़ता है। तो जैसे 21 है, तो हम इसको 21 काउंट नहीं कर सकते हैं। सामने वाले का मूलांक कैसे आएगा, 2+1 वो 3 आएगा। तो ये हो गया उनका मूलांक। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा। मूलांक हो गया है 3 नंबर। अब जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, 21/1/1990 या एक्सपायरी जो भी रहेगा, ऑल द 6 नंबर, सॉरी 8 नंबर्स, इन सबकी टोटल करेंगे। सबकी टोटल करने के बाद जो फाइनल टोटल आएगी उसको भी हम रिड्यूस करते करते नंबर मतलब सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। वो जो सिंगल डिजिट होता है दैट इज भाग्यांक। हम कोई उसे डेस्टिनी नंबर बोलता है, कोई लाइफ पाथ नंबर बोलता है। तो ये 2 नंबर्स होते हैं, मूलांक और भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक में एक थोड़ा सा डिफरेंस भी बता देता हूं मैं।
व्यक्ति जब पैदा होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, वहां से लेके आज की परिस्थिति में 22-23 साल 24 साल के आसपास की एज पकड़ लो आप, तब तक मूलांक ज्यादा काम करता है। उसके बाद से टिल द एंड ऑफ लाइफ भाग्यांक सुपीरियर हो जाता है। काम दोनों करते हैं, लेकिन उसके बाद से हम, जो मैंने देखा है आज तक, भाग्यांक का इफेक्ट ज्यादा मिलता है। किसी का अगर 3 मूलांक है और 5 भाग्यांक है, तो 3 मूलांक के कारण वो, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, गुरु अच्छे मिलेंगे, सब अच्छा होगा। और 5 के कारण क्या होगा, जितनी भी पढ़ाई की उसने अभी तक, एंटायर लाइफ में वो उसको यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा कुछ अच्छे काम के लिए। तो ऐसे में ये एक एग्जाम्पल हो गया, शॉर्ट एग्जाम्पल हो गया। बट हम मूलांक और भाग्यांक को इस तरह से देखते हैं, और इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, कुछ नहीं है, सिर्फ टोटल करनी है। तो हम अंक ज्योतिष में जो बात कर रहे हैं, अगर आपको बर्थ नंबर कैलकुलेट करना है, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हमेशा याद रखें डेट ऑफ बर्थ को डी डी, जहाँ पर आपका डे है, फिर एम एम जो आपका मंथ है, एंड वाई 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 वाई। आप पूरा 4 डिजिट का ईयर उसको लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1996 करके आप लेंगे। जब बर्थ नंबर निकालना है तो केवल डी डी वाले कंपोनेंट को आप ऐड करेंगे, और सिर्फ तब तक ऐड करेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 29 नंबर लेते हैं, तो जब 2+9 करते हैं तो आपका आता है 11। तो आपको 11 नहीं लेवल। लेना है, इसको 1+1 करके वापस से सिंगल डिजिट पर 2 पर लेकर के आना है, और तब आप इसको आगे प्रिडिक्शन और एनालिसिस कर पाएंगे। हम सिंगल डिजिट में क्यों ला रहे हैं, इसका कारण है कि अंक ज्योतिष में हम जीरो से, सॉरी, हम 1 से 9 नंबर तक लेते हैं, 0 नंबर को न्यूमरोलॉजी में हम बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए हम सिंगल डिजिट तक आने के लिए उसको तब तक ऐड करते हैं जब तक वो 1 नंबर पर नहीं आ जाता है। इसी तरह से डेस्टिनी नंबर या फिर भाग्यांक बोलेंगे, तो आपका जो टोटल डेट ऑफ बर्थ है उसको ऐड करेंगे और एक सिंगल डिजिट पर आप आएंगे। जैसे कि अगर राइट। किसी को अंक ज्योतिष सीखना है, तो आप किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से उनको गाइड कर सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर, सबसे पहली चीज तो है, अंक ज्योतिष सीखना है तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े अंक शास्त्री हैं, ज्योतिष हैं, जो सिखाते हैं। कॉलेजेस में भी इनकी एजुकेशन होती है, बहुत सी जगह है। मैं भी सिखाता हूँ, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ सिखाने की। मैं 3 तरह के कोर्स लेता था, अभी फिलहाल 2 ही लेता हूँ। एक लेता हूँ क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स उन लोगों के लिए है जिनको ये समझना है कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। क्रैश कोर्स करके कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। क्रैश कोर्स सिर्फ ये जानने के लिए कि व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, एक एंथुसियाज्म क्रिएट करने के लिए अंदर से, एंशियसली जो, तो उसको थोड़ा एंशियसनेस होती है समझने, क्यूरियोसिटी होती है। तो ये 3 घंटे का, मात्र 3 घंटे का एक क्रैश कोर्स है। इसमें खाली इंसाइट्स दी जाती है हर टॉपिक की, कि ये टॉपिक्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अब वहां पर व्यक्ति की इच्छा जागृत होती है। 10 में से समझो 2 लोगों की भी इच्छा जागृत होती है कि नहीं, हमको तो इसके आगे बढ़ना है, कुछ है इसके अंदर। उसके बाद हमारा एक 6 दिन का कोर्स आता है। अभी फिलहाल जो 19 जनवरी से शुरू हो रहा है, ओनली ऑन संडेज ले रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, ताकि लोग वर्किंग वाले रहते हैं तो ज्यादा समय नहीं दे पाते दिन में। तो ओनली ऑन संडेज 6 संडे रहेगा, जिसमें से 5 संडे के अंदर मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा। 6 संडे को हमारा पूरा प्रैक्टिकल सेशन रहता है। मैं वही चीज में बिलीव करता हूँ कि एटलीस्ट खाली पढ़ा के छोड़ना नहीं है, हम देखें तो सही लोगों ने सीखा क्या है, कहाँ गलती कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल सेशन होता है, तो उसमें सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे की या किसी और का एग्जाम्पल लेके कुछ करके उसका पूरा प्रेडिक्शन करते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू अप टू द रेमेडीज, सारा प्रेडिक्शन होता है वहाँ पर। तो ये 2 टाइप के कोर्सेज फिलहाल मैं भी ले रहा हूँ, और इसके अंदर चाइल्डियन मेथड से ही सिखाता हूँ। एंड जो कोर्स मटेरियल है वो मेरा अपना बनाया हुआ है, क्योंकि मेरी अपनी बुक्स भी है मार्केट में, तो मैंने उसके हिसाब से आधार पर सेट किया है, चाहे वो मेरी बुक हो चाहे मेरा कोर्स मटेरियल, उसको सेटिंग वैसी की है कि व्यक्ति जो है वो 0 लेवल से भी अगर आता है, एंट्री लेवल से, तो उसको प्रैक्टिस करने लायक, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने लायक, तो मैं उसको तैयार कर देता हूँ। एंड फ्यूचर अगर कुछ परेशानी आती है तो ही कैन बी ऑलवेज कनेक्टेड विथ अस। कोई भी तकलीफ आती है तो उसको हम, क्योंकि हमको भी सीखने को मिलता है, अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग केसेस आते हैं, तो हम भी बहुत कुछ रिसर्च करते हैं उसके ऊपर। तो ये पैटर्न है मेरा सिखाने का। बिल्कुल, और व्यूअर्स कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ सीखने के लिए। बाकी यूट्यूब पर हम व्यूअर्स के लिए काफ़ी गेस्ट को इनवाइट करते हैं, जो हर तरह की नॉलेज, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, या वो आपका गर्भ संस्कार है या सोलर संस्कार है, इस तरह की हर एक नॉलेज को हम जितना डीप में दे सकें उतना डीप में देने की कोशिश करते हैं।
आज की वीडियो जी। अगर आपको पसंद आई हो, आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि अंक ज्योतिष जैसी भी एक विद्या है जो कि कंप्लीटली साइंस पर बेस्ड है। आप इसको साइंटिफिकली तरीके से सीख सकते हैं। कोई भी सुझाव हो, कोई भी फीडबैक हो जो आप हमको देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हम उस पर काम करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं सीखना, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, उसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको है, किसी भी तरह का सवाल आप पूछना चाहते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, जयेश जी हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम उस प्रश्न का जो भी संभव उत्तर होगा उसको देने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच जयेश जी फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस, एंड हम हमारी इस जर्नी को मुझे लगता है काफी आगे तक लेके जाएंगे, जहां हम व्यूअर्स को बहुत डीप में न्यूमरोलॉजी के बारे में और जो आपकी एक्सपर्टाइज है कि कलर्स का क्या इम्पैक्ट है इंसान के ऊपर, उसको भी काफी डीप में जी आपसे जानेंगे, काफी डीप में समझने की कोशिश करेंगे। आज आपका जरूर। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना किया ताकि ये चीजें आगे लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू सो थैंक यू। मच।